सो हमने अभी तक ए स्ट्रिंग एक्शन को बहुत एक्सप्लिसिटली लिखा है, ठीक है। और अब हमारे पास चूंकि स्ट्रिंग एक्शन मौजूद है, तो हम स्ट्रिंग की इक्वेशंस ऑफ मोशन जो है उनको डिराइव कर सकते हैं। तो अब हम इस वीडियो के अंदर स्ट्रिंग्स की इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करेंगे, या जिसको शॉर्ट फॉर्म में EOMB कहा जाता है, ठीक है। सो हमारे पास चूंकि स्ट्रिंग एक्शन मौजूद है, तो उसको हम लिख सकते हैं दोबारा -t। और अब मैं इसको एज के टर्म्स पे नहीं लिखूंगा, बल्कि एक्सप्लिसिटली लिखूंगा, ताकि इक्वेशंस ऑफ मोशन डिराइव की जा सके। सॉरी। राइट, ओके। सो अब हमारे पास अगर एक्शन मौजूद है, तो हम इससे लेग्रांजियन लिख लेते हैं कि लेग्रांजियन क्या है। सो इट्स सॉरी, इट इम्प्लाइज दैट लेग्रांजियन इज -t मल्टीप्लाइड बाय द स्क्वायर रूट। राइट। सो अब हमारे पास, हमें ये पता है कि इक्वेशंस ऑफ मोशन जो हैं उनकी फॉर्म कुछ इस तरह से होती है कि पार्शियल लेग्रांजियन डिवाइडेड बाय सॉरी ओवर पार्शियल द कोऑर्डिनेट। लेकिन आपको क्वेश्चन पूछने की ज़रूरत है कि वेट कोऑर्डिनेट्स कौन कौन से हैं, राइट, इसके अंदर, और फील्ड्स कौन कौन सी हैं। तो फील्ड्स जो हैं इसके अंदर वो तमाम की तमाम एक्स म्यू फील्ड्स हैं, राइट। और जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो आप बहुत आराम से देख सकते हो कि दे आर सिग्मा नॉट एंड सिग्मा वन, बिकॉज आप देख सकते हो कि जो इंटीग्रेशन है वो सिग्मा नॉट और सिग्मा वन के ऊपर हुई हुई है, राइट। सो इसमें मैं कोऑर्डिनेट्स की जगह लिखूंगा सिग्मा ए, ठीक है, डिवाइडेड इज इक्वल टू पार्शल ए लेग्रांजियन पार्शल एल, सॉरी पार्शल एल ओवर पार्शल, सॉरी यहाँ पे फील्ड आनी है ना कि लेग्रांजियन, पार्शल म्यू, राइट। सो ये दरअसल वो इक्वेशंस ऑफ मोशन है जो कि हमें डिराइव करने की ज़रूरत है। लेकिन आप एक चीज़ देख सकते हो कि ये जो चीज़ है ये तो ज़ीरो है। वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि लेग्रांजियन जो है उसके अंदर एक्स म्यू जो है वो एक्सप्लिसिटली कभी भी नहीं आ रहा ना, या तो उसका टाइम डेरिवेटिव यानी कि एक्स डॉट आ रहा है, या तो एक्स प्राइम आ रहा है। तो इसका मतलब है कि हम इसको सेफली ज़ीरो कर सकते हैं हमारे पर्पज़ के लिए। तो ये ज़ीरो है, ठीक है। इसका मतलब है कि जो इक्वेशंस ऑफ मोशन होंगी दे विल बी लाइक पार्शल ए, और ए का मतलब है कि ए कैन बी ज़ीरो और वन, दे आर ज़ीरो, राइट। तो हम एक्सप्लिसिटली सम कर सकते हैं ए ज़ीरो लाइक दिस प्लस ए वन समथिंग लाइक दिस इज इक्वल टू ज़ीरो। लेकिन सॉरी यहाँ पे ज़ीरो है, ए नहीं है। सो पार्शल नॉट एक्स म्यू, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि एक्स डॉट म्यू, राइट। तो इसकी जगह मैं एक्स डॉट म्यू लिख देता हूँ, एक्स डॉट म्यू। और इसी तरीके से यहाँ इसका मतलब है एक्स यानी कि पार्शल वन एक्स म्यू का मतलब है एक्स प्राइम म्यू। तो इसकी जगह मैं एक्स प्राइम म्यू लिखूँगा। अब मैं एक नया एक नई नोटेशन इंट्रोड्यूस करता हूँ, वो है पी म्यू ठॉ। इसका मतलब है कि पार्शल लेग्रांजियन ओवर पार्शल एक्स म्यू डॉट, ठीक है। और एक है पी म्यू सिग्मा, वो कुछ भी नहीं है सिवाय पार्शल एल ओवर पार्शल म्यू सिग्मा। इसके अगर आप ये नोटेशन यूज़ करो तो आप देख सकते हो कि ये चीज़ जो है ये एग्जैक्टली ये है, और जो ये चीज़ है वो एग्जैक्टली ये है। तो अगर आप ये नोटेशन यूज़ करो तो जो इक्वेशन ऑफ मोशन बनती है वो है सिंपली ये म्यू ठॉ टाइम्स दिस, राइट। और ये मैंने पार्शियल ओवर पार्शियल टॉ क्यों लिखा है? बिकॉज दिस इज़ नथिंग बट पार्शियल नॉट, बिकॉज पार्शियल नॉट का मतलब था पार्शियल ओवर पार्शियल सिग्मा नॉट, और सिग्मा नॉट जो है वो पार्शियल टॉ है, सॉरी सिग्मा नॉट जो है वो टॉ है, राइट। तो ये इक्वेशन ऑफ मोशन है, लेकिन ये फाइनल आंसर नहीं है। क्यों नहीं है? वो इसलिए क्योंकि मैंने अभी सिर्फ पार्शियल एल ओवर पार्शियल एक्स डॉट और पार्शियल एल ओवर पार्शियल एक्स प्राइम के लिए एक नया सिंबल डिनोट किया है, और उसको इसकी फॉर्म में लिखा है। मैंने अभी तक ये डेरिवेटिव्स कैलकुलेट नहीं किए हैं, इनमें से कुछ भी कैलकुलेट नहीं किया। तो देखने में ऐसा लग रहा है कि ये इक्वेशन ऑफ मोशन बड़ी सिंपल है,
लेकिन एक्चुअली इट विल बी वेरी वेरी यू नो हॉरिबल, ठीक है, बिकॉज ये जो पी म्यू टॉ और पी म्यू सिग्मा हैं ये दोनों, इनके एक्सप्रेशंस बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होंगे, तो हम इनके एक्सप्रेशंस अब कैलकुलेट कर सकते हैं। सो लेट्स कैलकुलेट देम। सो पी म्यू टॉ, इसका मतलब है पार्शियल एल ओवर पार्शियल एक्स म्यू डॉट। सो पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स म्यू डॉट, लेकिन हमारे पास जो लेग्रांजियन है इसका एक्सप्रेशन जो है उसके अंदर माइनस टी भी आ रहा है, तो उसको हम बाहर निकाल लेते हैं, फिर लिखते हैं ये पार्शियल एक्स म्यू डॉट। सो इट्स लाइक एक्स डॉट डॉट एक्स प्राइम स्क्वेयर एक्स डॉट स्क्वेयर एक्स प्राइम स्क्वेयर, और इसका स्क्वेयर रूट है तो हम इसकी पावर 1/2 कर देते हैं, तो इट्स लाइक -1/t, सॉरी माइनस टी डिवाइडेड बाय द स्क्वेयर रूट थिंग राइट। और फिर अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल डॉट म्यू, सॉरी विद रिस्पेक्ट टू एक्स म्यू, लेट्स सी क्या आता है। वैसे आई थिंक यू विल बी एबल टू डू दैट दी स्टेप्स, लेकिन मैं सिर्फ एक एग्जांपल के तौर पे करके दिखा देता हूँ। ओवर पार्शियल डॉ एक्स डॉट म्यू, सो ये जो ऊपर लिखा हुआ है इसको अगर मैं इस तरह लिखूँ कि एक्स डॉट म्यू एक्स प्राइम न्यू, इस तरह से, और इसका स्क्वायर है, सॉरी बल्कि मुझे म्यू न्यू नहीं यूज़ करना चाहिए क्योंकि नीचे भी म्यू है, तो अल्फ़ा बीटा बेहतर है। सो ये बनता है 2 टाइम्स दिस होल थिंग जो कि ब्रैकेट के अंदर है, लेकिन वो तो सिंपली एक्स डॉट डॉट एक्स म्यू थी, सॉरी एक्स प्राइम थी, तो उसको मैं दोबारा इस तरह लिख लेता हूँ, और फिर मल्टीप्लाइड बाय द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एक्स म्यू टाइम्स दिस थिंग जो कि ब्रैकेट के अंदर है अभी भी, राइट। हम देख सकते हैं कि इसमें जो डिपेंडेंट है एक्स डॉट पे वो सिर्फ ये चीज़ है, तो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा, तो वो बनता है कुछ इस तरह से। और ये जब डिफरेंट डेरिवेटिव मैं नीचे लिख के दिखाता हूँ कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये डेरिवेटिव जो है ये इक्वल तब होगा जब ए अल्फ़ा और म्यू इक्वल है, और तब ये 1 होगा, वरना ये 0 है, तो इसको आप यूँ भी लिख सकते हो, ठीक है, तो इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर डेल्टा की वजह से ये अल्फ़ा जो है ये म्यू बन जाएगा और ये डेल्टा ख़त्म हो जाएगा, राइट। और इसकी वजह से आप यूँ भी लिख सकते हो कि इस तरह से, राइट। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये जो डेरिवेटिव है ये इक्वल है 2 टाइम्स, सॉरी इसको बल्कि यूँ लिखना चाहिए, दिस इज़ इक्वल टू 2 टाइम्स एक्स डॉट डॉट एक्स प्राइम और एक्स प्राइम म्यू, ठीक है, इस तरह से, राइट। तो ये पहली चीज़ जो है, और इस यहाँ पे एक और चीज़ है कि ये 1/2 जो था ये स्टार्ट में आना चाहिए था, वो मैं भूल गया हूँ, ये नीचे आना चाहिए था। सो दैट्स एक्स डॉट डॉट एक्स प्राइम एक्स, यहाँ पे सिर्फ एक्स प्राइम बचेगा म्यू माइनस, अभी जो दूसरी वाली टर्म है ये वाली टर्म, इसमें जब आप एक्स डॉट म्यू के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करोगे तो एक्स प्राइम स्क्वायर का तो कुछ भी नहीं होगा, तो ये एज इट इज़ आ जाएगा एक्स प्राइम स्क्वायर, और दोबारा से -2 आएगा स्टार्ट में इसके, और एक्स डॉट म्यू वो ऊपर ये साइड साथ में इसकी आएगा, सॉरी यहाँ पे इस तरह। सो अब होना ही चाहिए कि ऊपर जो दोनों 2 हैं वो कैंसिल हो जाए नीचे वाले 2 से, इससे, राइट। तो इसका मतलब है कि हमारे पास अब ये जो एक्सप्रेशन बन चुका है सॉरी ये जो एक्सप्रेशन बन चुका है ये है, ये एक्सप्रेशन है पी म्यू टॉ का एक्सप्रेशन, राइट। सो सॉरी सो पी म्यू टॉ का एक्सप्रेशन जो है वो है -t एक्स डॉट डॉट एक्स प्राइम multiplied by x prime mu minus x dot prime x dot mu divided by this square root thing. तो आप देख सकते हो कि एक्सप्रेशन कितना अजीब है पी म्यू टॉ का। अब आप पी म्यू सिग्मा को भी ऐसे ही डिराइव कर सकते हो, और मैं आपको इसका फाइनल आंसर दे सकता हूँ, लेकिन इनफैक्ट आप एक क्लेवर तरीके से भी इसको डिराइव कर सकते हो, वो इस तरह से कि अगर आप लेग्रांजियन को देखो तो लेग्रांजियन जो है वो सिमेट्रिक है, अगर आप म्यू और
सॉरी अगर आप डॉट और सिग्मा को आपस में इंटरचेंज कर दो, राइट, तो इसका मतलब है कि लैग्रांजियन जो है वो सिमेट्रिक है टाउ और सिग्मा के अंदर। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप इस एक्सप्रेशन में पी म्यू टाउ के एक्सप्रेशन में सिग्मा और टाउ को इंटरचेंज करो तो देखते हैं क्या बनता है। तो कुछ यूँ बनेगा माइनस टी, ये तो चेंज नहीं होगा, और यहाँ पे यहाँ पे प्राइम की बजाय डॉट आ जाएगा जो मैंने नीचे डाला है, ठीक है। सो डॉट, और फिर यही चीज़ हम करते जाएं। सो एक्स डॉट प्राइम है, लेकिन वहाँ पे अब हो जाएगा, सॉरी एक्स डॉट प्राइम डाल दिया मैंने गलती से, एक्स डॉट स्क्वायर है यहाँ पे। सो एक्स प्राइम स्क्वायर हो जाएगा और एक्स प्राइम म्यू हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय, और नीचे तो वही स्क्वायर रूट चीज़ है, तो वो बिल्कुल चेंज नहीं होगी बिकॉज वो वही स्क्वायर रूट है जो कि लैग्रांजियन के अंदर भी आती है, और हम जानते हैं कि वो सिमेट्रिक है। तो ये बनता है। तो क्या ये वाकई में एक्सप्रेशन है पी म्यू सिग्मा का, यानी कि क्या ये एक्सप्रेशन पी म्यू सिग्मा का है? यस, अगर आप वाकई में जाके पीछे सारी कैलकुलेशन दोबारा करो पी म्यू सिग्मा के लिए तो आपको यही एक्सप्रेशन मिलेगा, ठीक है। सो हमने क्या किया है कि हमने इक्वेशन ऑफ मोशन लिखी है जो कि ये है, जिसमें जो कि पी म्यू सिग्मा और पी म्यू टॉ की टर्म्स में लिखी हुई है, लेकिन ये इतनी सिंपल है नहीं बिकॉज पी म्यू सिग्मा और पी म्यू टॉ के एक्सप्रेशंस जो हैं ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड से एक्सप्रेशंस हैं, राइट। सो ऐसा लग रहा है कि स्ट्रिंग को सॉल्व करना तो बहुत ही मुश्किल काम हो सकता है, लेकिन हम देखेंगे आगे जाके कि इन इक्वेशंस को बहुत सिंपल बनाया जा सकता है रीपैरामीटराइजेशन इनवेरिएंस यूज़ करके, और एक और चीज़ यूज़ करके जो कि जिसकी हम बाद में बात करेंगे, अभी हम उसकी बात नहीं करेंगे। लेकिन आगे चलने से पहले मैं एक और चीज़ को पॉइंट आउट कर दूं, और वो ये है कि हमने सिर्फ ये किया है कि हमने जो हम इक्वेशंस ऑफ मोशन क्वांटम फील्ड थ्योरी के अंदर पढ़ते हैं, हमने उनको डायरेक्टली अप्लाई कर दिया है लैग्रांजियन पे, जो कि हमने स्ट्रिंग्स के लिए देखा था। लेकिन क्वांटम फील्ड थ्योरी में हम एक चीज़ को इग्नोर करते हैं, जो कि बहुत रीज़नेबल है इग्नोर करना उसको, जो कि है बाउंड्री टर्म्स या फिर सरफेस टर्म्स। तो क्या स्ट्रिंग्स के केस में मैं बाउंड्री टर्म्स को इग्नोर कर सकता हूँ? वेल, हम देख सकते हैं कि क्लोज्ड स्ट्रिंग्स जो हैं इनके केस में आप बाउंड्री टर्म्स को इग्नोर कर सकते हो बिकॉज देयर इज़ नो बाउंड्री ऑफ द स्ट्रिंग, बिकॉज अगर एक क्लोज स्ट्रिंग की वर्ल्ड शीट है तो उसकी कोई बाउंड्री नहीं है, बट अगर एक ओपन स्ट्रिंग मूव कर रहा है तो उसकी वर्ल्ड शीट की बाउंड्रीज होती हैं, तो हम वहाँ पे बाउंड्री टर्म्स को इग्नोर कर सकते हैं या नहीं, लेट्स सी। सो हम अब अब हम बाउंड्री टर्म्स जो हैं या बाउंड्री कंडीशंस, उनका एक छोटा सा एनालिसिस करते हैं। राइट, लेट्स सी। सो हम क्या करेंगे कि हम एक एक्शन को एक जेनेरिक फॉर्म लिखेंगे एक्शन की, जो कि होती है स्ट्रिंग्स के केस में। सो इट्स नथिंग बट द इंटीग्रल ऑफ द लैग्रांजियन, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि हम एक छोटा सा चेंज लेकर आते हैं इस एक्शन के अंदर। सो चेंज इन एस, इट विल बी इक्वल टू, यहाँ पे चेंज इन लैग्रांजियन हो जाएगा। लेकिन चेंज इन लैग्रांजियन क्या है, अगर मैं चेन रूल यूज़ करूँ, so it will be equal to x mu, right, x dot mu change in x dot mu प्लस, और मैं ये फैक्ट यूज़ कर रहा हूँ कि लैग्रांजियन एक्सप्लिसिटली एक्स म्यू पर डिपेंड नहीं करता, जो कि हमने देखा है पीछे, नंबर एक्शन जो है वो डिपेंड नहीं करता एक्स म्यू पे। तो ये सिर्फ एक्स म्यू डॉट पे और एक्स म्यू प्राइम पे, सॉरी एक्स म्यू प्राइम पे, यस एक्स म्यू प्राइम पे डिपेंड करेगा, चेंज इन एक्स म्यू प्राइम, राइट। अब मैं ये कर सकता हूँ कि मैं इन दोनों इक्वेशंस को, सॉरी इन दोनों टर्म्स को, इस टर्म को और इस टर्म को इस तरह लिख सकता हूँ यूजिंग प्रोडक्ट रूल, जो कि बहुत ही कॉमन ट्रिक है, तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। सो पहली वाली टर्म जो है उसको मैं लिख सकता हूँ इस तरीके से कि इट्स जस्ट द डेरिवेटिव ऑफ द टोटल थिंग, सो सॉरी पार्शियल ओवर पार्शियल tau of this whole thing, right, minus partial over partial tau of the first thing। तो अब देख सकते हो कि मैं डेल्टा एक्स म्यू से डेरिवेटिव हटा रहा हूँ एक तरह से, अब ये कह सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब मैं नोटेशन को अच्छा बनाने के लिए ज़रा मैं ये यूज़ करूँगा कि जो मैंने अभी मिटाया है दैट वाज नथिंग बट पी म्यू टॉ, ठीक है, और ये भी पी म्यू टॉ ही है और कुछ भी नहीं है, तो पी म्यू टॉ, राइट। तो इससे ज़रा नोटेशन अच्छी बन जाती है। सो दैट्स जस्ट पार्शल पी म्यू टॉ। तो ठॉ को आप ऊपर या नीचे लिख सकते हो, अगर म्यू नीचे है तो आप ठॉ को ऊपर लिख लो, अगर म्यू ऊपर है तो ठॉ को नीचे लिख लो ताकि कन्फ्यूजन ना हो।
ओके, तो ये पहली टर्म है, सिर्फ ये वाली टर्म, राइट, ये इन दोनों टर्म्स के इक्वल है। ओके, अब दूसरी वाली टर्म की बात करते हैं जिसको मैं रेड कलर में लिखता हूँ। सो दूसरी वाली टर्म जो है वो एग्जैक्टली ऐसी ही होगी, बस इसमें थोड़े से चेंजेस होंगे। सो वो है पार्शियल ओवर पार्शियल सिग्मा, सिग्मा म्यू, सॉरी सिग्मा म्यू, और दूसरी टर्म क्या आएगी इसमें, वो होगी राइट। सो इसको मैं अरेंज करके लिख सकता हूँ इस तरह से, ब्लैक में लिखते हैं। ओके, सो इसमें तीन तरह की टर्म्स आएंगी। एक टर्म होगी जिसमें जिसमें डेल्टा एक्स म्यू होगा, और इसमें दो टर्म्स आएंगी। एक टर्म आएगी ये, और एक टर्म आएगी, एक टर्म आएगी, बल्कि इसको मैं नीचे लिख लेता हूँ। एक टर्म आएगी ये, और एक टर्म आएगी सिग्मा म्यू, राइट। तो ये एक तरह की टर्म्स हैं बल्कि। सो ये दरअसल इस टर्म की और इस टर्म की बात कर रहे हैं। और बाकी दो टर्म्स जो हैं उनको हम अलग अब लिख सकते हैं। तो उनमें से एक टर्म जो है वो है सिंपली ये पार्शियल ओवर पार्शियल थॉ सिग्मा म्यू, थॉ सिग्मा म्यू, डेल्टा एक्स म्यू। और दूसरी टर्म जो है वो है पार्शियल ओवर पार्शियल सिग्मा, राइट। अब हमें पता है कि ये जो चेंज इन एक्शन है ये वैनिश होना चाहिए फॉर स्मॉल डिफॉर्मेशन ऑफ द एक्शन। तो इसका मतलब है कि ये आर्बिट्ररी डिफॉर्मेशन ऑफ एक्स के लिए वैनिश होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि ये चीज़ ज़ीरो होनी चाहिए जो कि ब्रैकेट के अंदर है, राइट, तभी वैनिश होगा। बट ये जो ब्रैकेट के अंदर है दैट्स एग्जैक्टली, अगर ये ज़ीरो है तो ये एग्जैक्टली इक्वेशन ऑफ मोशन है और कुछ भी नहीं है। इसका मतलब है कि एक्शन को वेरी करने से भी हम इक्वेशन ऑफ मोशन देख सकते हैं कि वही आएगी जो कि हमने पीछे देखी थी कि वो आनी चाहिए। तो ये इस टर्म का वैनिश होना, दैट वो हमें कुछ नया नहीं बता रहा, वो हमें सिर्फ ये बता रहा है कि जो इक्वेशन ऑफ मोशन हमने डेराइव की थी पीछे वो सही है। अब ये दो टर्म्स हैं, ये बाउंड्री टर्म्स है दरअसल, राइट। तो इनको अलग अलग देखते हैं। तो पहली टर्म जो है वो है पार्शियल ओवर पार्शियल थॉ, और इसमें डिफरेंट इंटीग्रेशन जो है वो तमाम की तमाम उस पर हुई है वर्ल्ड शीट पे। लेकिन अभी अभी मैं सिर्फ उसमें से सिर्फ थॉ कंपोनेंट को देखता हूँ। तो थॉ कंपोनेंट जो है वो सम इनिशियल थॉ से सम फाइनल थॉ तक ऑब्वियसली इंटीग्रेट होगा। तो अगर इसको इसको मैं चाहता हूँ कि ये वैनिश हो, और ये बात याद रखो कि जितनी भी चीज़ें आ रही हैं एक्स और पी थॉ या पी सिग्मा, ये सब के सब ऑब्वियसली थॉ और सिग्मा पर डिपेंड करते हैं, राइट। तो इसको मैं लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन करके, क्योंकि ये इंटीग्रेशन करनी बड़ी आसान है, बिकॉज इसमें विद रिस्पेक्ट टू थॉ इंटीग्रेशन हो रही है और इसमें टॉ का डेरिवेटिव है। तो ये सिंपली इक्वल होगा इसके टॉ फाइनल, और सिग्मा की कोई भी वैल्यू हो सकती है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, और टॉ फाइनल माइनस टॉ इनिशियल। सिग्मा की कोई भी वैल्यू हो सकती है, और टॉ इनिशियल, राइट। अब हम चाहते हैं कि ये भी वैनिश हो, बिकॉज जो एक्शन में वेरिएशन है वो वैनिश होनी चाहिए। बट ये तो बड़ी आसान है, ये इसको वैनिश करवाना तो बहुत आसान है, बिकॉज अगर हम एक वर्ल्ड शीट का हिस्सा कंसिडर कर रहे हैं जो कि सम फाइनल, एक मिनट, सम फाइनल थॉ और सम इनिशियल थॉ के बीच में है, तो हम ये ऑब्वियसली जिस तरह हम QFT में करते हैं, क्लासिकल मैकेनिक्स में करते हैं, हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि फाइनल टाइम पे, यानी कि फ़ाइनल टाइम पे किसी भी सिग्मा के ऊपर फाइनल टाइम पे जो डिफॉर्मेशंस हैं एक्स में वो ज़ीरो हो जाएं, और जो इनिशियल टाइम है इस पे जो डिफॉर्मेशंस हैं वो भी ज़ीरो हो जाएं। अगर ये दोनों ज़ीरो हैं तो दिखना बड़ा आसान है कि ये ज़ीरो है, यानी कि कैंसिल नहीं होंगे, लेकिन ये ज़ीरो है, ये ज़ीरो है, ये ज़ीरो है, इसका मतलब है कि ये पूरी टर्म ज़ीरो है। इसका मतलब है कि हमने इस टर्म की भी बात कर ली है। जो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है वही लास्ट टर्म है, तो इसकी बात करते हैं अब, यानी कि इस टर्म की, ये वाली टर्म। ओके, सो ये टर्म जो है ऑब्वियसली इसमें इंटीग्रेशन होगी सिग्मा पे और थॉ पे, जिस जो कि एक्शन से आ रही है, और पार्शियल ओवर पार्शियल सिग्मा म्यू, राइट, लाइक दिस, ठीक है। अभी हम टॉ इंटीग्रेशन को छोड़ देते हैं और अभी हम सिर्फ म्यू इंटीग्रेशन की बात करते हैं, सिग्मा इंटीग्रेशन की बात करते हैं। टॉ इंटीग्रेशन को साइड पे करते हैं। तो सिग्मा इंटीग्रेशन जो है वो, अब आप भी क्वेश्चन पूछ सकते हो कि अब आप सिग्मा की कौन सी रेंज रखना चाह रहे हो।
तो अभी हम सपोज करते हैं कि सिग्मा 0 से स्टार्ट होता है और कोई लास्ट वैल्यू तक जाता है, तो उसको हम सिग्मा 1 कह लेते हैं। बल्कि नहीं, वो आई थिंक उससे कन्फ्यूजन पैदा हो सकती है कि सिग्मा 1 जो है वो सिग्मा, उसको हम सिग्मा भी कहते हैं, तो उसको मैं कह लेता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल ए। ठीक है, अभी अभी हम कोई भी नेम दे रहे हैं, उसको बाद में हम इसकी एक वैल्यू सेट करेंगे। सो सपोज़ के सिग्मा जो है वो 0 से लेके ए तक जा सकता है। ठीक है, अच्छा, अब इसमें जो कि सिग्मा डेरिवेटिव मौजूद है तो ये इंटीग्रेशन करना बड़ा आसान है, तो अभी अभी टॉ इंटीग्रेशन को छोड़ देते हैं। तो ये इंटीग्रेशन आएगी इक्वल इसके, सो एट एनी टॉ बट एट ए, जो दूसरा वाला आर्ग्यूमेंट है वो सिग्मा है, राइट। सो दिस थिंग एट टॉ एंड ए माइनस सिग्मा 0, सॉरी एट एनी टॉ एंड, अब सिग्मा 0 है और एनी टॉ एंड 0 है। अब यहाँ पे एक बात है कि बाउंड्रीज जो हैं वो कब होंगी, वो तब होंगी जब एक ओपन स्ट्रिंग मूव कर रहा है, जिसके एंड पॉइंट्स हैं, राइट। तो ये इसकी बाउंड्रीज हैं, ये वाली। ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ कि ये बाउंड्री जो है उसका मतलब है सिग्मा इज इक्वल टू 0, इस पूरी बाउंड्री के ऊपर सिग्मा 0 है और टॉ की वैल्यू चेंज हो रही है क्योंकि टाइम के साथ वो ऊपर मूव कर रहा है। और अच्छा, यहाँ पे एक थोड़ी सी बात है कि मैं एक तरह से ये अज्यूम कर रहा हूँ कि टॉ जो है वो टाइम की तरह है। उसकी एक रीज़न है, उसकी हम बाद में बात करेंगे, बिकॉज देयर इज समथिंग नोन एज स्टैटिक गेज, जो कि टॉ को बिल्कुल टाइम की तरह कर देता है, राइट। तो एक तरह से आप ये समझ सकते हो, क्योंकि मैंने इंट्रोड्यूस टॉ और सिग्मा को इस तरह किया था कि दे आर जस्ट कोऑर्डिनेट्स, बट अब मैं कह रहा हूँ कि टॉ जो है वो टाइम की तरह है। तो उसकी एक रीज़न है, उसकी हम बाद में बात करेंगे। सो ये वाला जो एंड, ये जो बाउंड्री है ये है सिग्मा इज इक्वल टू ए। ठीक है, सो ये जस्ट एक सिंबल है जो कि मैंने अभी यूज़ किया, हम बाद में ए की वैल्यू जो है उसको फिक्स करेंगे। सो इसका मतलब ये है कि मैं एक चाह रहा हूँ कि ये जो चीज़ है ये जो चीज़ है ये इस बाउंड्री पे है, राइट, क्योंकि इसमें ये जो मैंने हाईलाइट किया चीज़, ये सिग्मा इक्वल टू ए पे है, ये ज़ीरो होनी चाहिए। और अब मैं ब्लू में अगर हाईलाइट करूँ तो ये जो चीज़ है, ये सिग्मा इक्वल टू 0 पे है और ये इस बाउंड्री पे लाई करती है, ये भी 0 होनी चाहिए। ये बाउंड्रीज इंडिपेंडेंट हैं एक दूसरे के, तो आप ये नहीं कह सकते कि ये दोनों जो हैं, ये जो रेड और ये जो ब्लू एक्सप्रेशंस हैं, एक दूसरे के इक्वल हों, बिकॉज अगर ये दूसरे के इक्वल होंगे तो ये ऑब्वियसली इनका जो डिफरेंस है ये वैनिश हो जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि बाउंड्रीज इंडिपेंडेंट हो, तो मैं चाहता हूँ कि ये दोनों टर्म्स जो हैं ये इंडिविजुअली वैनिश होनी चाहिए, ना कि सिर्फ इनका जो डिफरेंस है वो वैनिश हो। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ओके, सो अब अगर ये बात सही है तो मैं चाहता हूँ कि मैं ये जो पहले वाली टर्म है जो कि सिग्मा इज इक्वल टू ए पे है, ये वैनिश होनी चाहिए। ठीक है, और ये जो दूसरी वाली टर्म है ये सिग्मा इक्वल टू 0 पे ये वैनिश होनी चाहिए। तो अब अगर मैं कहूँ कि ओके, मैं ना एक नई, सिर्फ अच्छी नोटेशन के लिए मैं एक नया सिंबल डिफाइन करता हूँ, सिग्मा स्टार। सिग्मा स्टार का मतलब है कि या तो मैं सिग्मा इक्वल टू 0 की बात कर रहा हूँ या तो मैं सिग्मा इक्वल टू ए की बात कर रहा हूँ। जहाँ पे मैं सिग्मा स्टार लिखूँ उसका मतलब है कि ये दोनों के लिए ठीक है। ठीक है, ये बात जो मैं लिख रहा हूँ सिग्मा स्टार के साथ, इसका मतलब है कि मैं इसको यूँ लिख सकता हूँ इन दोनों कंडीशंस को कि दिस इज़ इक्वल टू 0 फॉर सिग्मा स्टार, यानी कि सिग्मा ए भी हो सकता है, सिग्मा 0 भी हो सकता है। अब इसको ज़ीरो करने के दो तरीके हैं, या तो ये जो P है ये ज़ीरो हो जाए, या तो ये डिफॉर्मेशन जो है एक्स की ये ज़ीरो हो जाए। तो अगर, और ये भी हो सकता है कि आप डिफरेंट बाउंड्रीज पे डिफरेंट चॉइसेस लो, यानी कि देखो आपके पास दो चॉइसेस हैं। चॉइस वन ये है कि ये ज़ीरो हो जाए, टॉ और सिग्मा, वेल या सिग्मा स्टार ये ज़ीरो हो जाए। और चॉइस टू क्या है? चॉइस टू ये है कि to change in x at tau and sigma star ये ज़ीरो हो जाए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि आपके पास दो चॉइसेस हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि आप डिफरेंट बाउंड्रीज पर डिफरेंट चॉइसेस लो। ठीक है, और ये भी हो सकता है कि आप डिफरेंट म्यू के लिए डिफरेंट चॉइसेस लो, क्योंकि देखो ये म्यू जो है इसकी वैल्यू जो है 0 से लेकर d-1 तक जा सकती है। तो ऐसा हो सकता है कि एक ही बाउंड्री पे फॉर एग्जांपल आप एक म्यू के लिए एक चॉइस ले लो, यानी कि एक म्यू के लिए आप p को 0 कर दो और किसी दूसरे म्यू के लिए आप डेल्टा x को 0 कर दो, राइट।
तो ऐसा हो सकता है कि डिफरेंट म्यूज़ के लिए डिफरेंट चॉइसेस हों, ऐसा हो सकता है कि डिफरेंट बाउंड्रीज़ के लिए डिफरेंट चॉइसेस हों, ठीक है। अच्छा, दो बातें। पहली बात तो ये कि ये जो पहली वाली चॉइस है इसको हम कहते हैं नॉयमन कंडीशन या नॉयमन बाउंड्री कंडीशन भी कहते हैं, और ये दूसरी वाली चॉइस जो है इसको हम कहते हैं डिरिचले कंडीशन, ठीक है। सो अब सपोज करते हैं कि हमने एक, अभी हम एक बाउंड्री की बात कर रहे हैं, तो फॉर एग्जांपल एट सिग्मा इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। अब ऐसा हो सकता है कि हमने कुछ म्यूज़ के लिए हमने पी को ज़ीरो कर दिया और कुछ म्यूज़ के लिए हमने डेल्टा एक्स को ज़ीरो कर दिया। ओके, सो फॉर एग्जांपल पी म्यू ओके पी म्यू सिग्मा एट एनी टॉ, एंड हमने सिग्मा को ज़ीरो रखा हुआ है, ठीक है। ये ज़ीरो है कुछ म्यूज़ के लिए। सो फॉर एग्जांपल सपोज करो म्यू वन से लेकर भी तक, ठीक है, ये ज़ीरो है। बाकी म्यूज़ कौन से हैं? वेल, वो होंगे पी इज इक्वल टू वन से लेकर डी माइनस वन तक, ठीक है। उनके लिए आप सपोज करो कि हमने डिफॉर्मेशन को ज़ीरो कर दिया, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ ना कि डिफरेंट म्यूज़ के लिए डिफरेंट चॉइसेस ले सकते हो, लेकिन दो ही चॉइसेस हैं, तो म्यूज़ जो है वो दो पार्ट्स में बढ़ जाती हैं। एक वो म्यूज़ जिनके लिए पी को ज़ीरो किया हुआ है, एक वो म्यूज़ जिनके लिए एक्स डेल्टा एक्स को ज़ीरो किया हुआ है। एक क्वेश्चन आप पूछ सकते हो यहाँ पे, वो ये है कि क्या मैं म्यू इज इक्वल टू ज़ीरो के लिए डेल्टा एक्स को ज़ीरो कर सकता हूँ, डेल्टा एक्स म्यू को? वेल एक्चुअली नो, बिकॉज मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि म्यू इज इक्वल टू ज़ीरो के लिए हमेशा ये चॉइस होगी, बिकॉज अगर म्यू इज इक्वल टू ज़ीरो के लिए डेल्टा एक्स म्यू इज इक्वल टू ज़ीरो हो जाए तो एक्स ज़ीरो का मतलब होता है टाइम, तो डेल्टा एक्स ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो का मतलब होगा कि टाइम फ्लो नहीं कर रहा, तो दैट्स नॉट अ फिजिकल थिंग। तो म्यू इज इक्वल टू ज़ीरो के लिए हमेशा ये कंडीशन आएगी। बाकी जितने भी स्पेस कंपोनेंट्स हैं उनके लिए आप कोई भी चॉइस ले सकते हो, ठीक है। और मैं रिमाइंड करवा दूं कि जो म्यू है ये जिस स्पेस टाइम के अंदर वर्ल्ड शीट मूव कर रही है, जिसको हम टारगेट स्पेस भी कहते हैं, ये मैंने अभी तक लिखा नहीं है। सो ये जो एक्स म्यू है, जिसमें म्यू जो है ये वन से लेकर वन से लेकर डी माइनस वन तक जाता है, ये स्पेस टाइम है, टोटल स्पेस टाइम जिसके अंदर वर्ल्ड शीट मूव कर रही है, तो इस टोटल स्पेस टाइम को हम टारगेट स्पेस भी कहते हैं, ओके। सो अब मैं कहना ही चाह रहा हूँ कि सपोज करो कि अगर ज़ीरो से लेके पी तक हमने पी तक म्यूज़ की वैल्यू, म्यू की जो वैल्यूज़ हैं उनके लिए हमने इस पी सिग्मा को ज़ीरो कर दिया, और बाकी म्यूज़ के लिए हमने डेल्टा एक्स म्यू को ज़ीरो कर दिया। इसका मतलब ये है कि ये जो बाकी जिनके लिए डेल्टा एक्स म्यू जो है वो ज़ीरो है, इसका मतलब है कि वो पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट्स उस स्ट्रिंग के बाउंड्री के लिए चेंज नहीं हो रहे हैं, बिकॉज मैं सिर्फ सिग्मा इक्वल टू ज़ीरो की बात कर रहा हूँ। तो स्ट्रिंग की वो जो बाउंड्री जो सिग्मा इक्वल टू ज़ीरो को कॉरिस्पॉन्ड करती है, वो एक ऐसी स्पेस के अंदर मूव कर सकती है जिसके अंदर ये जो म्यूज़ हैं, यानी कि ये जो म्यू की वैल्यूज़ हैं, यानी कि एक्स पी प्लस वन, एक्स पी प्लस टू अंटिल एक्स डी माइनस वन जो है, वो कोऑर्डिनेट्स चेंज नहीं हो रहे। और कौन से कोऑर्डिनेट्स चेंज हो सकते हैं? सिर्फ म्यू इज इक्वल टू वन टू पी, और ऑब्वियसली म्यू इज इक्वल टू ज़ीरो भी, ठीक है। इसका मतलब है कि स्ट्रिंग की वो वाली बाउंड्री, यानी कि सिग्मा इज इक्वल टू ज़ीरो वाली बाउंड्री जो है, वो एक ऐसी स्पेस में मूव कर रही है जो कि पी प्लस वन डायमेंशनल है, यानी कि ये म्यू की वैल्यूज़ चेंज हो सकती हैं, ये वैल्यूज़ चेंज नहीं हो सकती जो बाकी हैं, क्योंकि उसके लिए डेल्टा एक्स म्यू जो है वो ज़ीरो है, वो एक्स चेंज नहीं हो रहा उसके लिए। सो इसको हम इस तरह से कहते हैं कि स्ट्रिंग का ये जो एंड पॉइंट है वो एक ऐसी स्पेस में लिव करता है, ऐसी स्पेस में रहता है, ऐसी स्पेस में मूव कर सकता है जो कि पी प्लस वन डायमेंशनल है, जिसका वन टाइम कोऑर्डिनेट है, यानी कि म्यूजिकल टू ज़ीरो, और पी स्पेस कोऑर्डिनेट्स या पी स्पेस डायमेंशंस हैं और एक टाइम डायमेंशन है। ऐसी स्पेस को हम कहते हैं डीपी ब्रेन, ठीक है। सो इसका मतलब ये है कि सिग्मा इज इक्वल टू ज़ीरो एंड पॉइंट या बाउंड्री कह लो ऑफ स्ट्रिंग लिव्स इन डीपी ब्रेन। इनकी डी ब्रेन्स की हम बात करेंगे बाद में, ठीक है। सो डीपी ब्रेन का मतलब ये है कि इसका वन
टाइम डायमेंशन होती है इसकी, ये एक सब स्पेस है, स्पेस टोटल स्पेस डायमेंशन की, टोटल स्पेस टाइम की। वन टाइम डायमेंशन होती है और पी स्पेस डायमेंशंस होती हैं। ठीक है। दूसरी बात ये कि अब आप ये कर सकते हो कि दूसरे एंड पॉइंट की बात करो, यानी कि सिग्मा इज इक्वल टू ए की बात करो। सो सिग्मा इज इक्वल टू ए की बात करते हैं। सपोज करो कि वहाँ पे पी सिग्मा म्यू जो है वो ज़ीरो है, जैसे कि मैंने पहले बताया कि म्यू इज इक्वल टू ज़ीरो के लिए हमेशा यही कंडीशन होती है। लेकिन अब सपोज करो कि आपने ज़ीरो से लेकर क्यू तक कर लिया है, क्यू तक ये कंडीशन लगा दी हैं, और डेल्टा एक्स म्यू जो है वो ज़ीरो है, म्यू इज इक्वल टू क्यू प्लस वन से लेकर, और वो तो ऑब्वियसली डी माइनस वन तक ही जाएगा। तो आप देख सकते हो कि ये जो सिग्मा इज इक्वल टू ए वाला एंड पॉइंट है, ये एक ऐसी स्पेस में रह रहा है जिसकी वन टाइम डायमेंशन है और क्यू स्पेस डायमेंशन है। तो ये डी क्यू ब्रेन है, डी क्यू ब्रेन के अंदर रहता है ये। तो इसका मतलब है कि इट लिव्स इन डी क्यू ब्रेन। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो मैंने कंडीशंस लगाई हैं, इससे जो स्ट्रिंग ओपन स्ट्रिंग्स हैं इसके एंड पॉइंट्स जो हैं, ये एक एंड पॉइंट जो है वो डीपी ब्रेन में रहता है और दूसरा एंड पॉइंट जो है ये डी क्यू ब्रेन में रहता है। ठीक है। तो ये ब्रेन जो है ये p प्लस वन डायमेंशनल है, p प्लस वन डायमेंशनल, जिसकी स्पेस डायमेंशंस p हैं, और दूसरा जो ब्रेन है ये q प्लस वन डायमेंशनल है, q प्लस वन डायमेंशनल, q स्पेस डायमेंशन वन टाइम डायमेंशन। दूसरी बात ये कि अगर हम कोई एक म्यू की वैल्यू ले लें, फॉर एग्जांपल अगर हम म्यू इज इक्वल टू ज़ीरो की बात करें फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो म्यू इज इक्वल टू ज़ीरो जो है उसके लिए सिग्मा इज इक्वल टू ज़ीरो वाला जो एंड पॉइंट है उस पर जो बाउंड्री कंडीशन है वो ये वाली है। ठीक है, यानी कि इसको हम नॉयमन बाउंड्री कंडीशन कहते हैं। और अगर मैं सिग्मा इज इक्वल टू ए की बात करूँ तो वहाँ पे भी म्यू इज इक्वल टू ज़ीरो के लिए यही वाली बाउंड्री कंडीशन है। इसका मतलब ये है कि हम ये कहते हैं कि कि म्यू इज इक्वल टू ज़ीरो जो कोऑर्डिनेट है स्पेस टाइम का, यानी कि एक्स ज़ीरो जो है वो उसके ऊपर जो बाउंड्री कंडीशन है वो नॉयमन कंडीशन है। नॉयमन का मतलब होता है कि एक एंड पॉइंट पे भी नॉयमन कंडीशन है, दूसरे एंड पॉइंट पे भी नॉयमन कंडीशन है। सपोज करो कोई ऐसी कोई वैल्यू हो म्यू की सच दैट कि एक एंड पॉइंट पे उस पर जो बाउंड्री कंडीशन लगी हुई है वो डिरिचले कंडीशन है, यानी कि डेल्टा एक्स म्यू इज इक्वल टू ज़ीरो वाली कंडीशन, और दूसरे एंड पॉइंट पे उसके लिए लगी हुई है नॉयमन, यानी कि दूसरे का मतलब है पहला एंड पॉइंट है सिग्मा इज इक्वल टू ज़ीरो, दूसरा एंड पॉइंट है सिग्मा इज इक्वल टू ए। ठीक है, तो पहले पे डिरिचले है, दूसरे पे नॉयमन है, तो उसको हम कहते हैं डिरिचले नॉयमन कंडीशन या फिर डी एन कंडीशन। और अगर नॉयमन कंडीशन हो तो उसको हम कहते हैं एन कंडीशन। और अगर पहले पे नॉयमन है दूसरे पे डिरिचले है तो उसको हम कहते हैं नॉयमन डिरिचले या फिर एन डी कंडीशन और फिर डिरिचले। सो इसका मतलब ये है कि म्यू इज इक्वल टू ज़ीरो जो है उसके लिए हमेशा नॉयमन कंडीशन होती है हमेशा। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया कि टाइम फ्लो करना चाहिए दोनों एंड पॉइंट्स के लिए। उसके अलावा जितने भी म्यू हैं उनके लिए आपके पास एक चॉइस है, तो डी माइनस वन तक उनके लिए ये चार बाउंड्री कंडीशंस हो सकती हैं। या तो नॉयमन, इसका मतलब है कि नॉयमन कंडीशन है सिग्मा इज इक्वल टू ज़ीरो वाले एंड पॉइंट पे, और नॉयमन कंडीशन है सिग्मा इज इक्वल टू ए वाले एंड पॉइंट पे, और इसको हम यूँ लिखते हैं। या तो नॉयमन डिरिचले, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि क्या मतलब है इसका। डिरिचले नॉयमन, पहला वाला जो है वो हमेशा सिग्मा इज इक्वल टू ज़ीरो के लिए होता है, दूसरा वाला सिग्मा इज इक्वल टू ए के लिए, और लास्ट जो है वो है डिरिचले बाउंड्री कंडीशंस। तो ये अलाउड बाउंड्री कंडीशंस हैं। नॉन ट्रिवियल बाउंड्री कंडीशंस भी हम पढ़ते हैं आगे एडवांस्ड कोर्सेज के अंदर, कन्फर्म फील्ड थ्योरी फॉर एग्जांपल, वहाँ पे हम पढ़ते हैं, लेकिन अभी हम उनकी बात नहीं करेंगे। ठीक है, और जब फर्मियंस की हम बात बाद में करेंगे तो वहाँ पे और एडिशनल तरह की बाउंड्री कंडीशंस आती हैं। राइट, सो ये एक आप कह सकते हो एक तरह से आपका पहला इंटरेक्शन है डीपी ब्रेन्स के साथ। राइट, हम आगे आने वाली वीडियोस में डीपी ब्रेन्स के एक्शंस को भी स्टडी करेंगे और हम देखेंगे कि ये किस तरह से इनके डायनामिक्स क्या होते हैं। लेकिन आई कैन टेल यू कि दे आर मच अहेड, हम उनकी बात करेंगे लेकिन काफ़ी बाद में। राइट, लेकिन ये डीप ब्रेन्स जो हैं, और बेहतर तरीका इनको डीपी ब्रेन कहना है क्योंकि डीपी जो है पी का मतलब होता है कितने स्पेस डिमेंशंस हैं उसके। तो ये डीपी ब्रेन्स के साथ आपका पहला इंटरेक्शन है। और हमने जो बाउंड्री कंडीशंस की बात करनी थी वो हमने अब ओपन स्ट्रिंग्स के लिए कर ली है। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। सो अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, बाय।